तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। दफा हो जा यहाँ से। मैडम, आपने ये सही नहीं किया। इस थप्पड़ की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तेरे जैसे वेटर की धमकी से मैं नहीं डरती। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। शादी का घर खुशियों का खजाना होता है, लेकिन कभी कभी इसी शोरगुल के बीच एक ऐसी खामोशी चीखती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। एक भाई जो अपनी बहन की विदाई के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा था, उसे उसी मंडप में बेइज्जत किया गया। एक थप्पड़ की गूंज ने शहनाई की आवाज को भी दबा दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस हाथ को वेटर समझकर झटक दिया गया था, उसी हाथ को चूमने के लिए बाद में दुनिया तरस गई। अहंकार जब इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है तो उसे अपने सामने खड़ा भगवान भी भिखारी नजर आता है। आज की कहानी उसी अहंकार के टूटने और एक भाई के त्याग की है जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। क्या सिमरन अपनी गलती सुधार पाएगी या बहुत देर हो चुकी होगी? दिसंबर की सर्द रात थी, लेकिन सुमित के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। दिल्ली के एक बड़े बैंक्वेट हॉल में चहल पहल अपनी चरम सीमा पर थी। हर तरफ गेंदे और गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। संगीत की धुनें हवा में तैर रही थीं और मेहमानों के कह कहे गूंज रहे थे। यह सुमित की छोटी बहन प्रिया की शादी थी। प्रिया, जिसे सुमित ने अपनी गोद में खिलाया था, जिसे पिता की मौत के बाद उसने बाप बनकर पाला था, आज वो पराई होने जा रही थी। सुमित की उम्र मुश्किल से यही कोई 28 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और जिम्मेदारी की लकीरें उसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा दिखा रही थी। उसने पिछले 3 महीनों से ठीक से नींद नहीं ली थी। कभी कैटरिंग वाले से बहस तो कभी फूलों वाले की मनमानी। सुमित ने अकेले अपने दम पर यह पूरी शादी ऑर्गेनाइज की थी। उसके पास कोई बड़ी टीम नहीं थी और ना ही कोई मैनेजर। वो खुद ही मैनेजर था और खुद ही मजदूर। उसने एक साधारण सी सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। दिन भर भागदौड़ करने की वजह से उसकी शर्ट पीछे से पसीने में भीग चुकी थी और पैंट पर थोड़ी धूल लग गई थी। उसने अपनी शेरवानी और साफा एक बैग में रखकर कोने में रख दिया था, ताकि जब बारात आए तो वो पालत थी तैयार हो सके। लेकिन अभी काम खत्म कहाँ हुआ था। कभी बिजली वाला जनरेटर के लिए चिल्ला रहा था, तो कभी हलवाई चीनी खत्म होने की शिकायत कर रहा था। सुमित हर जगह दौड़ दौड़ कर पहुंच रहा था। उसके लिए यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने अपनी मां से वादा किया था कि प्रिया की शादी में कोई कमी नहीं आने देगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी किडनी ही क्यों ना बेचनी पड़े। और सच में सुमित ने अपनी जमा पूंजी, अपनी बाइक, यहां तक कि अपनी मां के बचे हुए कुछ गहने भी गिरवी रख दिए थे, ताकि प्रिया को वो सब मिल सके जिसकी वो हकदार थी। उधर हॉल के दूसरे हिस्से में दूल्हे का परिवार यानी मल्होत्रा खानदान का आगमन हो चुका था। मल्होत्रा परिवार शहर के रईस लोगों में गिना जाता था। दूल्हा रोहन एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था और प्रिया से बेहद प्यार करता था। लेकिन रोहन की बड़ी बहन सिमरन बिल्कुल अलग थी। सिमरन वो थी जिसे अपने सरनेम, अपने पैसे और अपने डिजाइनर कपड़ों पर इतना घमंड था कि उसे बाकी दुनिया कीड़े मकोड़ों जैसी लगती थी। सिमरन ने आज सब्यसाची का डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था, जिसकी कीमत शायद सुमित की पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। उसके गले में हीरो का हार जगमगा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट थी। वो हॉल में घुसते ही नाक सिकोड़ने लगी थी। यह क्या डेकोरेशन है? सिमरन ने अपनी दोस्त से कहा। छी, कितना चीप टेस्ट है। फूलों का कलर कॉम्बिनेशन देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी सरकारी स्कूल का फंक्शन हो। रोहन ने किस मिडिल क्लास फैमिली में शादी कर ली यार, मुझे तो यहाँ सांस लेने में भी घुटन हो रही है। सिमरन की दोस्त ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सच में सिमरन, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो यह जगह बिल्कुल भी नहीं है, पर क्या करें, रस्म है तो निभानी पड़ेगी। सिमरन ने अपना महंगा क्लच संभाला और जूस काउंटर की तरफ बढ़ी। उसे प्यास लग रही थी। उसी वक्त सुमित भी वहां से गुजर रहा था। उसके हाथ में गंदे बर्तनों का एक क्रेट था, जिसे एक वेटर ने वहीं छोड़ दिया था। सुमित नहीं चाहता था कि मेहमानों को गंदे बर्तन दिखें, इसलिए उसने खुद ही वो क्रेट उठाया और किचन की तरफ ले जाने लगा। वो जल्दी में था क्योंकि पंडित जी ने उसे पूजा के सामान के लिए बुलाया था। भीड़ बहुत थी। अचानक सिमरन अपने फोन में देखते हुए मुड्डी और सुमित से टकरा गई। सुमित ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्रेट में रखा एक चम्मच फिसलकर सिमरन के लहंगे के किनारे पर गिर गया। उस चम्मच में थोड़ी सी रसमलाई लगी हुई थी, बस फिर क्या था। सिमरन ने जब अपने 5 लाख के लहंगे पर वो पीला दाग देखा तो उसे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अंधे हो क्या? सिमरन चिल्लाई।
उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का म्यूजिक भी धीमा पड़ गया। सुमित हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से क्रेट नीचे रखा और हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए मैम, मेरा ध्यान नहीं था। मैं बस यह बर्तन हटाने जा रहा था। तुम्हारे ध्यान न होने की वजह से मेरा डिजाइनर लहंगा खराब हो गया। सिमरन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम्हें पता है यह कितने का है? तुम्हारी पूरी खानदान की कमाई बिक जाएगी, फिर भी इसका एक टुकड़ा नहीं खरीद पाओगे। 2 टके के वेटर कहीं के। तुम्हें काम पर किसने रखा है? कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? सुमित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आसपास मेहमान जमा होने लगे थे। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे थे। सुमित ने धीमी आवाज में समझाने की कोशिश की। मैम, मैं वेटर नहीं हूं, मैं तो शट अप। सिमरन ने उसकी बात काट दी। मुझे मत बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे ये पसीने से बदबूदार कपड़े बता रहे हैं कि तुम कौन हो। तुम जैसे लोग सिर्फ भीख मांगने या जूठे बर्तन उठाने के लायक होते हो। इतनी बड़ी पार्टी में तुम जैसे अनपढ़ों को काम दिया ही क्यों जाता है? सुमित की आंखों में आंसू आ गए, अपमान के नहीं बल्कि लाचारी के। आज उसकी बहन की शादी थी। अगर वो कुछ बोलता तो तमाशा और बढ़ जाता। अगर बात बिगड़ती तो इसका असर प्रिया की शादी पर पड़ता। इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। वो अपमान का कड़वा घूंट पी गया। मैम, मैं साफ कर देता हूं। सुमित ने अपनी जेब से रुमाल निकाला। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। सिमरन ने उसके हाथ को झटक दिया और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद वहां खड़े किसी भी शख्स को नहीं थी। सिमरन ने आव देखा ना ताव, अपना हाथ उठाया और एक जोरदार तमाशा सुमित के गाल पर जड़ दिया। चटाक, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। शहनाई वाले ने बजाना बंद कर दिया। लोग अपनी अपनी जगह थम गए। वो थप्पड़ सिर्फ सुमित के गाल पर नहीं लगा था, वो उसके आत्मसम्मान पर लगा था। वो उस भाई के त्याग पर लगा था जो पिछले 24 घंटे से भूखा प्यासा काम कर रहा था। सुमित का गाल जलने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और फिर खोल दी। उसे प्रिया का चेहरा याद आया। वो अभी पार्लर में तैयार हो रही होगी। उसे पता भी नहीं होगा कि बाहर उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। निकल जाओ यहां से, सिमरन चीखी। अपनी मनहूस शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। सिक्योरिटी, कहां है सिक्योरिटी? इस आदमी को बाहर फेंको। वहां मौजूद कुछ रिश्तेदार ये सब देख रहे थे। वो जानते थे कि सुमित प्रिया का भाई है, लेकिन मल्होत्रा खानदान की बेटी के सामने मुंह खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको डर था कि अगर कुछ बोले तो रिश्ता टूट सकता है। सबने अपनी आंखें नीचे कर लीं। कायरता की यह सबसे बड़ी मिसाल थी। सुमित ने चारों तरफ देखा। कोई उसकी मदद को नहीं आया। उसने एक गहरी सांस ली। जी मैम, मैं चला जाता हूं। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, शादी का घर है। सुमित ने बहुत ही विनम्रता से कहा। उसने जमीन पर गिरा वो चम्मच उठाया और चुपचाप सर झुकाकर हॉल के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिमरन ने अपनी नाक सिकोड़ी और अपनी दोस्त से बोली, मूड खराब कर दिया इस जाहिल ने। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो वॉशरूम चलकर इसे साफ करते हैं। सिमरन वहां से चली गई, लेकिन वहां मौजूद हवा में एक भारीपन छोड़ गई। सुमित किचन के पीछे वाले अंधेरे गलियारे में जाकर दीवार से टिक गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने गाल को छुआ जो अब सूजने लगा था। उसकी आंखों से 2 मोटे आंसू गिरे। वो रोना नहीं चाहता था। मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब कहने की बातें थीं। जब दिल पर चोट लगती है तो मर्द क्या पत्थर भी रो पड़ता है। उसने अपनी माँ की फोटो अपने बटुए से निकाली। माँ, देख रही हो ना, आज अगर पापा होते तो क्या कोई मुझे वेटर समझकर थप्पड़ मार सकता था? मैं बस प्रिया की खुशी चाहता हूं माँ, बस प्रिया खुश रहे। उसने अपने आंसू पोंछे। उसे रोने का हक नहीं था। अभी बहुत काम बाकी थे। अभी बारात का स्वागत करना था। उसे अपनी शेरवानी पहननी थी। उसे भाई का फर्ज निभाना था। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया, अपनी लाल हो चुकी आंखों को ठीक किया और फिर वो शेरवानी पहनने के लिए एक छोटे से कमरे में चला गया। करीब आधे घंटे बाद बारात दरवाजे पर आ पहुंची। ढोल नगाड़ों की आवाज से आसमान गूंज रहा था। दूल्हा रोहन घोड़ी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके साथ उसके पिता मिस्टर हरीश मल्होत्रा चल रहे थे। हरीश मल्होत्रा शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही सरल था। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने गरीबी देखी थी और इसलिए वो हर इंसान की कद्र करना जानते थे। बारात का स्वागत करने के लिए प्रिया के चाचा और मामा आगे आए। सुमित सबसे पीछे खड़ा था। उसने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी थी और सिर पर साफा बांधा था, लेकिन उसके गाल पर उंगलियों के निशान अब भी हल्के हल्के दिख रहे थे, जिसे उसने थोड़ा पाउडर लगाकर छिपाने की कोशिश की थी। आरती हुई, फूल बरसे और बारात अंदर हॉल में दाखिल हुई।
जयमाला का समय हो गया। स्टेज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। प्रिया लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रोहन उसे देखकर मंत्रमुग्ध था। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सिमरन अभी भी गुस्से में थी। वो स्टेज के पास खड़ी अपने पिता के कान भर रही थी। डैड, आपको पता है यहाँ का स्टाफ कितना बदतमीज है। एक वेटर ने मेरा लहंगा खराब कर दिया। मैंने तो उसे सीधा कर दिया, लेकिन सच में इन लोगों को कोई क्लास नहीं है। रोहन ने कहां फंसा दिया हमें? हरीश मल्होत्रा ने अपनी बेटी की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें भीड़ में किसी को तलाश रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे और दरवाजे की तरफ देख रहे थे। डैड, आप किसे ढूंढ रहे हैं? सिमरन ने पूछा। मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूं जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, हरीश जी ने गंभीर आवाज में कहा। जिसकी वजह से आज रोहन की शादी हो रही है और जिसकी वजह से मेरा बिजनेस और मेरी जान बची है। सिमरन कंफ्यूज हो गई। जान बची है? आप डॉ त्रेहान की बात कर रहे हैं क्या? वो आने वाले हैं? नहीं बेटा, हरीश जी ने मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाया। मैं डॉ त्रेहान की बात नहीं कर रहा, मैं उस फरिश्ते की बात कर रहा हूं। तभी पंडित जी ने कन्यादान के लिए दुल्हन के भाई को बुलाया। कन्यादान के लिए भाई को आना होगा, पंडित जी ने माइक पर कहा। सुमित, जो एक खंभे के पीछे खड़ा मेहमानों के खाने का इंतजाम देख रहा था, हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। उसे डर था कि कहीं सिमरन उसे फिर से देखकर तमाशा न खड़ा कर दे। वो धीरे धीरे स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही सुमित स्टेज की रोशनी में आया, सिमरन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वेटर यहां क्या कर रहा है? सिमरन जोर से चिल्लाई। उसने माइक छीनने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर चढ़ने की? सिक्योरिटी, मैंने कहा था ना इसे बाहर निकालो। यह आदमी यहां चोरी करने आया है। यह वेटर है। पूरा हॉल फिर से सन्न रह गया। रोहन ने अपनी बहन को रोकने की कोशिश की। दीदी, क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। नहीं रोहन, तुम चुप रहो। सिमरन का पागलपन सर चढ़कर बोल रहा था। तुम नहीं जानते इसने मेरे साथ क्या किया। इसने मेरी ड्रेस खराब की और अब ये बेशर्मों की तरह स्टेज पर आ गया। निकलो यहां से। सिमरन ने सुमित को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। सुमित ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा आज उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि सिमरन का हाथ सुमित तक पहुंचता, एक भारी और कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। सिमरन। यह आवाज हरीश मल्होत्रा की थी। वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल नहीं, बल्कि एक अजीब से डर और शर्मिंदगी से भरा था। वो तेजी से स्टेज की तरफ बढ़े। डैड, देखिए ना इस वेटर को, सिमरन ने शिकायत की। चुप रहो। हरीश जी ने इतनी जोर से डांटा कि सिमरन सहम गई। एक शब्द और नहीं। हरीश जी सुमित के पास पहुंचे। सुमित अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। उसे लगा कि अब दूल्हे के पिता भी उसे डांटेंगे, शायद शादी तोड़ देंगे। उसने हाथ जोड़ने के लिए अपने हाथ उठाए। सर, मेरी गलती है मैं। लेकिन सुमित अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही हरीश मल्होत्रा ने जो किया, उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें रुक गईं। हरीश मल्होत्रा, शहर के सबसे अमीर आदमी, ने घुटनों के बल बैठकर सुमित के पैर पकड़ लिए। सिमरन के हाथ से उसका महंगा फोन छूटकर गिर गया। रोहन, प्रिया, रिश्तेदार, वेटर, सब के सब पत्थर की मूरत बन गए। क्या हो रहा है? एक अरबपति एक साधारण से लड़के के पैरों में क्यों पड़ा है? सर, यह आप क्या कर रहे हैं? सुमित हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से हरीश जी को उठाने की कोशिश की। आप मेरे पिता समान हैं, प्लीज मुझे पाप मत दीजिए। उठिए सर। हरीश जी की आंखों में आंसू थे। वो उठे और उन्होंने सुमित को गले लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम वही हो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सुमित हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिमरन का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, डैड, आप इस वेटर के पैर क्यों छू रहे हैं? यह पागलपन है। हरीश जी ने सिमरन की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा था। वेटर? जिसे तुम वेटर कह रही हो सिमरन, अगर यह ना होता तो आज तुम और मैं सड़क पर भीख मांग रहे होते। अगर यह ना होता तो रोहन आज जिंदा नहीं होता। क्या मतलब? सिमरन की आवाज लड़खड़ा गई। हरीश जी ने माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। आप सब मुझे एक सफल बिजनेसमैन मानते हैं। आप सबको लगता है कि मल्होत्रा ग्रुप हमेशा से इतना बड़ा था, लेकिन यह सच नहीं है। 3 साल पहले मेरा बिजनेस पूरी तरह डूब चुका था। मैं बैंक करप्ट हो गया था। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्ज था। मेरा घर, मेरी गाड़ियां सब नीलाम होने वाली थी। उसी दौरान मुझे हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने कहा था
कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सबको पता था कि हरीश जी बीमार हुए थे, लेकिन इतनी बुरी हालत थी यह कोई नहीं जानता था। हरीश जी ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा। तब एक अनजान आदमी ने मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सिर्फ ऑपरेशन के लिए नहीं, हरीश जी बीमार हुए थे, 5 करोड़ रुपए, बल्कि मेरा बिजनेस दोबारा खड़ा करने के लिए। उसने अपना नाम गुप्त रखा। उसने कभी सामने आकर एहसान नहीं जताया। पिछले 3 साल से मैं उस फरिश्ते को ढूंढ रहा हूं। मैं बस उस ट्रस्ट का नाम जानता था, प्रिया फाउंडेशन। हरीश जी ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। आज जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि शादी के कार्ड पर लिखा है, स्वागत करता सुमित, ट्रस्टी ऑफ प्रिया फाउंडेशन। मैंने अभी अपने वकील से कंफर्म किया, यह वही सुमित है। उन्होंने सुमित की तरफ देखा। बेटा, मैंने पता लगवाया है। तुमने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी, तुमने अपनी स्कॉलरशिप के पैसे दिए थे, तुमने अपनी खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी थी एक अनजान आदमी को बचाने के लिए। क्यों? सुमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माइक के पास जाकर धीरे से कहा, अंकल, उस दिन मैं अस्पताल में अपनी मां की बॉडी लेने आया था। मेरे पास मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। वहीं पास के बेड पर आप लेटे थे। आपकी हालत देखकर मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो एक और परिवार बिखर जाएगा, एक और बेटा अनाथ हो जाएगा। मेरे पास गांव की जमीन के कागजात थे जो दादाजी मेरे नाम कर गए थे। मैंने वो सब बेच दिया। मुझे लगा कि पैसा तो फिर कमा लूंगा, लेकिन किसी का पिता वापस नहीं आएगा। सुमित की सादगी और त्याग की कहानी सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। रोहन दौड़कर आया और सुमित के गले लगकर रोने लगा। सुमित भाई, आपने हमें नई जिंदगी दी और हमने आपको क्या दिया? मेरी बहन ने आपको थप्पड़ मारा। मुझे माफ कर दो भाई। सिमरन अब भी अपनी जगह खड़ी थी, लेकिन अब उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसे वो पल याद आ रहे थे जब उसने सुमित को 2 टके का कहा था। आज उसे समझ आ रहा था कि 2 टके की सोच उसकी थी, सुमित की नहीं। वो लड़का जिसने अपनी पूरी जायदाद एक अजनबी के लिए लुटा दी और खुद एक वेटर की तरह काम करता रहा ताकि उसकी बहन की शादी में कोई कमी ना आए। ऐसा जिगर किसी राजा का भी नहीं होता। सिमरन के पैर कांपने लगे। वो धीरे धीरे सुमित की तरफ बढ़ी। उसका डिजाइनर लहंगा अब उसे भारी लग रहा था। उसकी ज्वेलरी उसे चुभ रही थी। वो सुमित के सामने आई। सुमित ने अपनी नजरें झुका ली। मुझे माफ कर दीजिए, सिमरन फपक कर रो पड़ी। वो वहीं स्टेज पर सुमित के पैरों में गिर गई। मैं बहुत बुरी हूं। मैं अंधी हो गई थी। मैंने कपड़ों को देखा, इंसान को नहीं। मैंने आपको वेटर समझा, लेकिन आप तो भगवान निकले। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो मैं जिंदगी भर अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। सुमित ने तुरंत झुककर सिमरन को कंधों से पकड़कर उठाया। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। आप रोहन की बहन हैं, अब मेरी भी बहन है। इंसान से गलती हो जाती है। बस एक बात याद रखिएगा। सुमित ने बहुत ही गहराई से सिमरन की आंखों में देखा। कपड़े इंसान की हैसियत बताते हैं, उसकी औकात नहीं। और सेवा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। अगर कोई आपके लिए पानी ला रहा है, आपके झूठे बर्तन उठा रहा है, तो वो छोटा नहीं है, वो आपकी मदद कर रहा है। इज्जत पैसों की नहीं, संस्कारों की होती है। सिमरन ने हाथ जोड़कर सिर हिलाया। उसका मेकअप आंसुओं से धुल चुका था, लेकिन आज पहली बार वो बिना मेकअप के भी इंसान लग रही थी। उसका घमंड हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। हरीश जी ने ऐलान किया, आज से मल्होत्रा ग्रुप में सुमित मेरा पार्टनर होगा। मेरा आधा शेयर इसके नाम। नहीं अंकल, सुमित ने विनम्रता से मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी प्रिया को अपनी बेटी बनाकर रखिएगा। उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। बस यही मेरी दौलत है। सुमित का यह जवाब सुनकर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो लोग थोड़ी देर पहले उसे हिकारत से देख रहे थे, अब वही लोग उसके सम्मान में खड़े थे। शादी की रस्में पूरी हुईं, विदाई का वक्त आया। प्रिया अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। भैया, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और आपको बदले में सिर्फ अपमान मिला। सुमित ने उसके आंसू पोंछे। पगली, भाई का अपमान कैसा? और देख आज मुझे कितना सम्मान मिला। तेरे भाई को आज दुनिया पहचान गई, तू बस खुश रह। जब डोली उठी तो सिमरन ने सबसे पहले आगे बढ़कर डोली को कंधा देने की रस्म निभाई, जो आमतौर पर भाई करते हैं। उसने सुमित से कहा, भैया आज से मैं भी प्रिया की बड़ी बहन हूं। इसकी आंखों में आंसू आने से पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। सुमित मुस्कुराया। उसकी मेहनत सफल हो गई थी। उसके गाल पर लगा थप्पड़ का निशान अब भी था,
लेकिन दिल पर लगा घाव भर चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके काम या उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। कौन जाने जिस इंसान को आप धक्के मार रहे हैं वही कल आपकी जान बचाने वाला फरिश्ता बन जाए। वक्त का पहिया घूमता है, जो आज अर्श पर है वो कल फर्श पर आ सकता है, और जो फर्श पर है वो दिलों पर राज कर सकता है। सुमित ने साबित कर दिया कि अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, अमीर वो है जिसका दिल सबसे बड़ा है। आपको सुमित का किरदार कैसा लगा, और अगर आप सिमरन की जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं।